डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे स्वतंत्रता सुधीनी राजकीय उत्क्रांति, मतलब पॉलिटिकल इवोल्यूशन अप टू इंडिपेंडेंस। तो साउथ एशिया जो रीजन है, दक्षिण एशिया जो क्षेत्र है, तो राजनीतिक उठापटक क्या रही स्वतंत्रता तक, इस घटना का हम अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का जो रूपरेखा है वो इस प्रकार है कि आज हम साम्राज्यवाद पर चर्चा करेंगे, आर्थिक शोषण, राष्ट्रीय आंदोलन और राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा करेंगे। इस इकाई के अगले हिस्से को हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे, जिसमें सांप्रदायिकता, राजनीतिक दल, संवैधानिक विकास, स्वतंत्रता का आगमन, भारतीय राष्ट्रीय फौज और स्वतंत्रता की ओर किस तरफ दक्षिण एशियाई देश बढ़ते हैं, इस पे हम चर्चा करते हुए इस अध्याय को अगले लेक्चर में ख़त्म करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, जब हम साम्राज्यवाद की चर्चा करते हैं तो दक्षिण एशियाई जो कंट्रीज हैं, जो दक्षिण एशिया रहा है, वो बार बार विदेशी आक्रमणों को आकर्षित किया है। जो इसकी उर्वरक भूमि रही है, जो इसकी आर्थिक समृद्धि रही है, वो बाहर से आक्रांताओं को बहुत ही बार आकर्षित किया और यही वजह रहा कि हम साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक शासन के गुलाम रहे हैं। क्षेत्र की जो समृद्धि थी वो आक्रमणकारियों को आकर्षित की। प्राचीन और मध्यकाल के दौरान अगर हम देखें तो आर्य, यूनानी, शकों, तुर्क, अफगान, मुगल, ये सारे लोग इस क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। और आधुनिक समय में जब हम देखेंगे तो यूरोपियन कंट्री जो थी, प्रमुखतः चार, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश, ये चारों यहाँ पर आक्रमण किए और एक तरह से औपनिवेशिक शासन स्थापित किए। यूरोपीय लोग जो थे वो व्यापारी के रूप में आए। जैसे कि हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित होती है, भारत आती है, तो उनका जो पहले यहाँ आना था वो व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए था, व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाना था, व्यापार करना था। परंतु ये व्यापारिक जो गतिविधियां थी कैसे औपनिवेशिक शासन में बदली, ये अपने आप में एक अलग विषय वस्तु है। जो औपनिवेशिक संस्थाएं थी उन्होंने एक तरह से शोषणकारी संस्था के रूप में काम किया और यहाँ पे एक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करते हैं जो पारंपरिक ग्रामीण संस्कृति थी और समाज थी, उसमें एक तरह से हस्तक्षेप का काम किया। क्षेत्र का जो औद्योगिकरण किया इन्होंने, इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार जोड़ने से हुआ क्या कि महानगरीय देश उनका अधिक विकास हुआ और जो हम कॉलोनियल मास्टर्स के अधीन बने रहे तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो थी वो चरमरा-सी गई। दक्षिण एशिया का क्षेत्र पिछड़ा और अविकसित रहा और इसका जो परिणाम था, कृषि पर दबाव बढ़ा, जो भूमि था उस पर प्रेशर बढ़ा और हम कृषि पर आधारित हुए। साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपने लाभ के लिए नकदी फसलें यहाँ पर उसका उपजाना शुरू करवाया और ऐसा करने पर उन्होंने किसानों को अपने दैनिक जीवन निर्वाह के लिए भी पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर कर दिया। इससे पहले क्या होता था कि जो भी ग्रामीण इलाके थे उपमहाद्वीप के, वो उस तरह से काम करते थे कि उनको जो ज़रूरत की सामान था वो उसको उपजाते थे और वो सेल्फ सफिशिएंट थे। लेकिन जब नकदी फसलें वो उपजाने लगे तो उसका उनको कम मोल मिलता था और उसको वापस यूरोपीय मार्केट में ले जाके जब कॉलोनियल मास्टर्स बेचते थे तो उसका अधिक मुनाफा उनको मिलता था। उपनिवेशवादियों ने इसी तरह शिक्षा की एक ऐसी शैली स्थापित की कि अक्सर लोगों के मन में जो औपनिवेशिक शासन था उनके अधीन रहने की आदत बन गई। जैसा कि हम देखते थे कि ब्रिटिशर्स का ये पहले से ही अप्रोच रहा है कि भारत में एक ऐसा समाज बनाया जाए जो केवल देह, अपने बॉडी के लिए वो भारतीय रहें, लेकिन जो मन कर्म वचन है वो उनका
जो उसका जुड़ाव हो वो औपनिवेशिक शासन के लिए हो। क्षेत्र के जो दूर दराज इलाके तक पहुंचने के लिए ये औपनिवेशिक शासक जो थे उन्होंने रेलवे, डाक, तार और कई ऐसे आधुनिक प्रणालियों की नींव रखी। और आज के समय में ऐसा कहा जाता है कि ये आधुनिक भारत की एक तरह से विकास की संरचना थी, परंतु जब औपनिवेशिक शासकों ने इसकी स्थापना की तो वो अपनी सुलभता के लिए रेलवे, डाक, तार की व्यवस्था किए थे। अब हम चर्चा करेंगे औपनिवेशिक शासन जो रहा है उसका आर्थिक शोषण, उसका कैसे प्रभाव रहा। ब्रिटिश काल से पहले भारतीय उपमहाद्वीप सबसे विकसित क्षेत्रों में से था। 18वीं सदी तक अगर हम देखें तो औद्योगिक उत्पादन में 20% का जो हिस्सा था वो भारतीय उपमहाद्वीप का था। लेकिन जब औपनिवेशिक काल रहा ब्रिटिश का यहाँ पे, तो वो 1% तक घटकर रह गया। जब तक ब्रिटिश इस क्षेत्र में आए तब तक भारत में औद्योगिक शहर फल फूल रहे थे, लेकिन औपनिवेशिक शासन लागू होने के कुछ ही समय के भीतर ये शहर तेजी से जर्जर हो गए। भारत में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कारीगरों और छोटे निर्माताओं का वर्ग था, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं, जो विलेज इकोनॉमी बेस्ड थे, उसका एक भरमार था भारत में। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में जब औपनिवेशिक शासन का हस्तक्षेप हुआ तो ये छोटे कारीगर जो कामगार थे वो गायब से हो गए। इस क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख वाणिज्य और औद्योगिक जो कंपनियां थी वो इंग्लैंड, ब्रिटिश में पंजीकृत थी, रजिस्टर्ड थी। और इसका परिणाम क्या होता है कि जितना भी मुनाफा था वो विदेशों को चला गया, इंग्लैंड को चला गया। पूर्व में तैनात जो बड़ी ब्रिटिश सेना थी इसका पूरा लागत भारतीय खजाने से किया जाता था। इसके अलावा ब्रिटेन ने साम्राज्य की रक्षा के साथ साथ उसके विस्तार के लिए भी कई युद्ध लड़े और इन सभी युद्धों के लिए भारत को पे करना पड़ा, भुगतान करना पड़ा, सैनिक के थ्रू भी और धन बल के साथ भी। रमेश चंद्र दत्त जो एक विचारक हैं वो लिखते हैं कि जैसा कि भारतीय कवि कहते हैं, राजा द्वारा कर, टैक्स इस प्रकार बढ़ाया जाना चाहिए कि सूर्य वाष्प को सोख ले, वेपर को सोख ले और उन्हें वर्षा के रूप में धरती पर वापस भेज दे ताकि मिट्टी उपजाऊ हो सके। लेकिन यह वर्तमान में जो नमी है यह अक्सर भारत के मैदानी इलाकों से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाली बारिश को अन्य भूमियों पर गिराता है। तो यह एक तरह से औपनिवेशिक शासन पर एक कटाक्ष था कि वो हमारे यहाँ जो नकदी फसलें उपजा रहे हैं उसका मुनाफा ब्रिटिश को हो रहा है। इसी तरह जो वो हमारे ऊपर एक हैवी कर लगा रहे हैं, कर का एक बोझ डाल रहे हैं, उसका भी मुनाफा ब्रिटिश सरकार को हो रहा है, भारतीयों को नहीं। इतने बड़े पैमाने पर भूमि के संसाधनों का आर्थिक दोहन दुनिया के किसी भी अमीर देश को गरीब बना देता है और यही कहानी भारतीय उपमहाद्वीप के साथ भी रही। ब्रिटेन ने अन्य संस्थानों के बीच गरीबी बढ़ाने की लगभग समान रणनीति अपनाई। हम श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका की भी जो सिंचाई व्यवस्था थी वो पहले से बहुत सुदृढ़ थी और अनाज के मामले में श्रीलंका आत्मनिर्भर था। लेकिन औपनिवेशिक शासकों ने इस पारंपरिक कृषि जो थी उसको आधुनिक करने की अपेक्षा वहाँ पे बागवानी उद्योग को बढ़ावा दिया और हम देखेंगे कि वहाँ पे चाय बागान इसको बढ़ावा दिया गया। और द्वीप की जो अर्थव्यवस्था थी, जो द्वीप देश है श्रीलंका, उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार किया, लेकिन इसे अस्थायी रूप से अनाजों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर बना दिया कि अब वो खाने के लिए जो खाद्यान्न थे वो आयात करने लगे। विद्यार्थी मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन और राजनीतिक दल पर। बड़े पैमाने पर शोषण और बड़ी संख्या में देशी उद्योगों के विनाश ने सूखा, बर्बाद अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, कम उत्पादकता, कृषि पर अनावश्यक दबाव आदि जैसे कई आर्थिक समस्याएं भारतीय उपमहाद्वीप में पैदा की। यूरोप में 14वीं और 15वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण हुआ, इसने एक आधुनिक दृष्टिकोण पेश किया जो यूरोपीय जीवन और समाज के हर पहलू को प्रभावित करता देखा गया। भारतीयों को फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो एक मैसेज था, संदेश था, और उसके पीछे की जो बौद्धिक पृष्ठभूमि थी उसका पता चला और अब
भारतीय अपनी समस्याओं को एक नए पर्सपेक्टिव, एक नए परिप्रेक्ष्य से देखने लगे। उपनिवेशवादियों ने अपने उपयोग और लाभ के लिए जो नौकरशाही तंत्र स्थापित किया, उसने भारत के लोगों को एक दूसरे के करीब आने और एक दूसरे की नई समस्याओं को नई समझ के साथ समझने में भी मदद की। इन सभी घटनाओं ने एक राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव के लिए मंच तैयार किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अद्वितीय है और दुनिया में अब तक देखे गए सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक है। अब हम राजनीतिक दलों की चर्चा करेंगे क्रमशः। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी और इसके जो स्थापना करने वाले थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। 19वीं सदी के तीसरे दशक में सुधार आंदोलन शुरू करने वाले राजा राम मोहन राय के बाद से उपमहाद्वीप एक तरह नई राजनीतिक घटना देख रहा था। सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज आदि संगठनों के रूप में संगठित रूप ले रहे थे। इस समाज का अनुसरण करते हुए अगले कुछ वर्षों में उपमहाद्वीप में ऐसे कई संगठनों का अस्तित्व में आना हुआ। विश्वविद्यालयों की स्थापना के बाद उभरे एक नए शिक्षित युवा वर्ग के साथ पहले के संगठन तालमेल बिठाने में असफल रहे। अब इस नए वर्ग की मांग और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक नए अखिल भारतीय संगठन की मांग उठी और यह उस वक्त की जरूरत थी। जो पहले के संगठन थे वो मूलतः जमींदार वर्गों के हितों की पूर्ति के लिए बने हुए थे। 1860 के दशक के बाद राजनीतिक मांगे जमींदारों की पारंपरिक मांगों से हटकर शिक्षित मध्यम वर्ग की मांगों की ओर स्थानांतरित हो गई, जिन्होंने सिविल सेवाओं का भारतीयकरण, अर्धसैन्य बलों में शामिल होने के लिए भारतीयों का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, सेना में कटौती की मांग की। अब तक चले आंदोलनों के फलस्वरूप नेताओं को एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। कांग्रेस ने अपनी स्थापना से लेकर आज़ादी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भविष्य को दिशा देने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम चर्चा करेंगे स्वराज पार्टी पे। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के मद्देनजर शुरू किया गया जो असहयोग आंदोलन था, उसको फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया। इस आंदोलन की वापसी से राष्ट्रीय आंदोलन में एक जो जुनून था उसमें एक कमजोरी आ गई, एक निराशा सी आ गई। समय के इस चरण में आंदोलन के जुनून को बनाए रखने के लिए देशबंधु चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक कामगिरी की वकालत की, जिसके उपरोक्त अधिनियम द्वारा गठित जो विधायिका थी, जो नियम थे, उसको भीतर से खत्म करने की कल्पना की गई। पार्टी ने केंद्रीय विधानसभा के साथ साथ प्रांतीय परिषद के जो इलेक्शन थे उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। स्वराजवादियों ने केंद्रीय विधानमंडल जो था उसमें चतुर बहस करने वालों में उनका नाम आ गया कि ये एक ब्राइट माइंड है, क्लेवर माइंड है। वे कांग्रेसी के रूप में ही जाने जाते थे और उनकी प्रसिद्धि ने न केवल स्वराज पार्टी की बल्कि समग्र रूप से कांग्रेस की भी लोकप्रियता में बढ़ावा किया। अब हम चर्चा करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन की। 20वीं सदी के पहले दशक में क्रांतिकारी आंदोलन ने संगठित रूप ले लिया। बंगाल के विभाजन पर जो असंतोष बढ़ा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हुआ और स्वदेशी के प्रति बड़े पैमाने पर एक लोकप्रियता हुई। तो इसको देखते हुए राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष अब शुरू हो गया और चरम पर है। परिणाम स्वरूप वह कांग्रेस के जो उदारवादी थे, उदार मत वाले नेता थे, उनसे वो अपने आप को अलग कर कर देखने लगे। सबसे पहले शुरू होने वाले ऐसे संगठनों में महाराष्ट्र का अभिनव भारत, बंगाल की अनुशीलन समिति और युगांतर दल सबसे प्रमुख थे। क्रांतिकारियों ने पुलिस और सेना जैसी ब्रिटिश दमनकारी ताकतों के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ी। अब ये अलग बात है कि ब्रिटिश की जो आधुनिक सैन्य व्यवस्था थी उसमें हम कितने सफल रहे और ये क्रांतिकारी आंदोलन कितने सफल रहे, यह एक चर्चा का विषय है। परंतु
हम देखते हैं कि जो क्रांतिकारी थे वो आंदोलन में आर पार की लड़ाई, सीधी लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1923 में पहले के संगठनों के जो खंडहर थे, जो बेस थे, उस पर एस्टेब्लिश्ड हुआ। एसोसिएशन जल्द ही क्रांतिकारियों के लिए एक रैली स्थल बन गया। इन क्रांतिकारियों में सूर्य सेन, सचिन सान्याल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि शामिल थे। लंबे समय तक कार्य करता रहा यह संगठन और बाद में उपमहाद्वीप में जो कम्युनिस्ट आंदोलन था उसमें विलीन हो जाता है। विदेशों में स्थापित संगठनों में हिंदुस्तान गदर जो क्रांतिकारी पार्टी थी, इसकी स्थापना 1912 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में होती है। इस पार्टी के बैनर तले जो सिख थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, अमेरिका में और बाहर के देशों में, वो 1947 में देश को आज़ादी मिलने तक औपनिवेशिक शासन के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेते रहे और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ते रहे। विद्यार्थी मित्रों, आगे के लेक्चर में हम फिर इस अध्याय को पूरा करेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार। स्वाध्यायः परमः